हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीएफ 2005 की बात करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए या आपके जो डीएलएड के सेकंड सेम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो भी शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है उन सबको एनसीएफ 2005 के बारे में पता होना ही चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यूपीएससी की एजुकेशन 4 की बुक में जो भी कंटेंट है हम पहले उसकी बात कर लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सब बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। यानी जो एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ मीन्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, तो ये लेटेस्ट है। अब इससे पहले हमारे जो है 4 एनसीएफ आ चुके थे, तो जिसमें सबसे पहला था 1975 में आया, दूसरा 1988 में आया, तीसरा 2000 में आया, और फिर जो चौथा था जो सबसे लेटेस्ट है वो एनसीएफ 2005 है। तो ये सबसे नवीनतम है और इसको भी हम अब नवीनतम कहेंगे अभी, तो क्योंकि अभी तक कोई इसके बाद कोई एनसीएफ नहीं आया है। अभी हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो ड्राफ्ट है 2020 उस पे ही हैं अभी तो, और जब वो लागू हो जाएगी नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, उसके बाद फिर हम जो है एनसीएफ आगे जो भी डिसाइड होगा उस नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो फिर नया एनसीएफ बनेगा, तो वो बात की बात है। लेकिन अभी तक के लिए हम एनसीएफ 2005 ही पढ़ते हैं। और जिसको भी अभी आप देखेंगे 2005 का मतलब कि 15 साल पहले ये एनसीएफ बना था। और ये, और जैसे हम जानते हैं कि हर पॉलिसी के बाद ही एनसीएफ जो है वो बनता है, तो इसको जो गाइड करने वाली जो पॉलिसी थी वो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी थी, जिसको जिसको ध्यान में रखते हुए ये एनसीएफ बने। तो 1986 की पॉलिसी को ध्यान में रखते ही एनसीएफ 1988 बना था, उसी को ध्यान में रखते हुए 2000 जो एनसीएफ है 2000 बना, और उसी को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ 2005 बना। लेकिन अब आगे जो भी एनसीएफ बनेगा वो नई एजुकेशन पॉलिसी जो अब हमारी आएगी, जिसका ड्राफ्ट 2020 है, उसके बाद बनेगा। तो अब देख लेते हैं, क्योंकि हमें एनसीएफ 2005 ही पढ़ना है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया था। कोई भी जो एनसीएफ होता है वो किसी 2-4 जनों का काम नहीं होता, क्योंकि उसे नेशनल लेवल पे आपको इम्प्लीमेंट करना होता है, और जो है एक ग्लोबल दृष्टिकोण को रखते हुए कि देश विदेश में क्या बातें चल रही हैं शिक्षा जगत में, ताकि हम अपने देश में भी उस चीज़ को लागू करने पाएँ, उस चीज़ को हम देखने पाएँ। तो इसलिए उस टाइम पर क्या था कि जो इसको जो एनसीएफ 2005 को जो बनाने वाले लोग थे, उसमें इंटरनेशनल लेवल के जो एजुकेशनिस्ट थे, एकेडमिशियंस थे, और जो साइंटिस्ट थे, और जो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स थे, और बहुत सारे जो सब्जेक्ट के जो टीचर्स थे, उन सब ने मिलकर तैयार किया था इस एनसीएफ 2005 को। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम यानी पूरे देश के लिए जो एक उपयोगी हो सके, पूरे देश को जो एक सूत्र में बांध सके, ऐसे करिकुलम की हम बात कर रहे हैं। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एचआरडी मिनिस्ट्री की पहल पर, एचआरडी मिनिस्ट्री ने जो पहल की थी उस पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति, यानी जो प्रोफेसर यशपाल जी थे उनके सुपरविजन में, उनके चेयरमैनशिप में एक पूरे जो है राष्ट्रीय जो है संचालन समिति बनाई गई, जो इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल जी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन इसके चेयरपर्सन थे। और 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया, यानी 21 राष्ट्रीय फोकस समूह। तो आप ये देख सकते हैं कि 21 जो है नेशनल फोकस ग्रुप्स को बनाया गया था। ये बहुत छोटे छोटे से आपके क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनते हैं, और
तो कौन इसके चेयरपर्सन रहे हैं और कितने इसको किसकी पहल पे ये हुआ और कितने इसके जो हैं फोकस ग्रुप थे। तो यहाँ पर हमारे 3-4 प्रश्न बहुत ही मुख्य रूप से उभर के आ रहे हैं। तो इसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी और जो इसके फोकस ग्रुप थे वो 21 फोकस ग्रुप थे पूरे देश को लेकर। और अगर हम इन्हें राज्यों की तरफ देखें तो जितने भी स्टेट होते हैं किसी देश के, हम अगर भारत की बात करें तो उसमें हर स्टेट की अपनी कुछ अलग जो स्पेशलिटी है, उसकी अपनी अलग नीड है, उसका अपना अलग एक कल्चर है। तो उन सबको साथ में लेते हुए देखते हुए उन्होंने पूरे देश को 21 समूहों में बांट दिया। हो सकता है इसमें 2-3 स्टेट एक साथ मिलके आ गए हों या कुछ एक जैसे हिंदी भाषी लोग एक तरफ आ गए हों या और साउथ वाले एक तरफ आ गए हों। तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 21 जो है वो नेशनल फोकस ग्रुप को बनाया था। तो इन समूहों के माध्यम से देश के हर हिस्से में संगोष्ठियां, अब जो ये फोकस ग्रुप थे 21, अब इन फोकस ग्रुप्स ने क्या किया कि देश के हर हिस्से में जो नॉर्थ इंडिया को कर रहे थे वो नॉर्थ इंडिया में करा रहे थे, जो साउथ में कर रहे थे वो साउथ को कर रहे थे, जो ईस्ट वेस्ट वाले थे वो उधर कर रहे थे, और जो तो इस तरीके से पूरे देश में जो है बहुत सारी संगोष्ठियाँ, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, विचार विमर्श, ये सब जो है बड़ी तादाद में प्राप्त लोगों की प्रतिक्रियाओं के चिंतन करते हुए राष्ट्रीय संचालन समिति ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया। यानी इतने सारे जो वर्कशॉप्स हुई, इतनी सारी जो मीटिंग्स हुई, वर्कशॉप्स हुई, सेमिनार्स हुए, कॉन्फ्रेंसेस हुई, तो उन सब में जो बातें निकल कर आई, उन सब बातों को लेते हुए ही, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, ताकि पूरा भारत कवर हो सके, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही जो एनसीएफ 2005 नामक जो दस्तावेज है, अब इसका आपको दस्तावेज का नाम भी याद होना चाहिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया। अब इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कितने अध्याय हैं? वो 5 अध्याय हैं। तो ये अध्यायों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। और कभी-कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि तृतीय अध्याय में तृतीय अध्याय किससे संबंधित है, थर्ड चैप्टर किससे संबंधित है, या फिफ्थ चैप्टर किससे संबंधित है। तो ये चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है इसका परिप्रेक्ष्य से संबंधित है कि इसका आउटलुक क्या है, इसका पूरा दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, तो इसको बैकग्राउंड क्या है, तो इस चीज को लेते हुए फर्स्ट चैप्टर है इसका। और जो सेकेंड चैप्टर है वो लीड करता है सीखना और ज्ञान, यानी लर्निंग एंड नॉलेज। क्या लर्निंग है, क्या नॉलेज है, आप इसे क्या कहेंगे, इस चीज को लेते हुए जो आपका सेकेंड चैप्टर बनता है। और जो थर्ड चैप्टर है वो है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, यानी करिकुलम के क्या स्कोप है, उसका क्या क्षेत्र है, स्कूल की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, कि वह प्राइमरी अवस्था का है, जूनियर लेवल का है या सेकेंडरी लेवल का है, तो उसकी अवस्थाएं क्या हैं और उसका आकलन क्या है। तो यानी पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, यानी असेसमेंट से संबंधित जो आपका चैप्टर है वो थर्ड चैप्टर है। और जो चौथा अध्याय है आपका वो है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, यानी स्कूल और जो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, और उससे संबंधित जितनी भी बातें हैं वो आपके फोर्थ चैप्टर के अंदर दी गई हैं। जो फिफ्थ चैप्टर है वो है व्यवस्थागत सुधार, यानी किस तरीके से पूरी व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है, उसको लेते हुए आपका जो है ये फिफ्थ चैप्टर है। किन बातों को आप ध्यान में रखोगे कि आपकी जो करिकुलम है वो अच्छा बनने पाए, और वो किस तरीके से उसमें समय समय पर आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें फिफ्थ चैप्टर दिया गया। तो ये पांचों चैप्टर आपको पता होने चाहिए। अब किन ऐसे मार्गदर्शी जो सिद्धांत हैं, जो डायरेक्टिव इसके प्रिंसिपल्स हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए ये पूरा नेशनल करिकुलम बनाया गया पूरे देश के लिए, तो ये है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। तो जो आपकी नॉलेज है वो सिर्फ स्कूली स्तर तक या सिर्फ किताबों तक ही सीमित ना रह जाए, सिमट कर ना रह जाए। इसके अलावा जो स्कूल के बाहरी जीवन, यानी जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है, उससे संबंधित आपको जो भी नॉलेज दी जा रही है वो एप्लीकेबल होनी चाहिए, वो आप उसका एप्लीकेशन कर सकें, अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकें, उसे यूज कर सकें, ऐसी आपकी नॉलेज होनी चाहिए। तो पहला ही सिद्धांत ऐसा है
कि आपको जो ज्ञान आया है वो स्कूल के बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। तो एक तो ये बात थी। दूसरी बात कह रहा है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। तो जो भी रोट मेमोरी वाली जो बात थी, जो बच्चे रट के एग्ज़ाम दे लेते थे और बहुत नंबरों के ऊपर, बहुत मार्क्स के ऊपर बहुत एम्फेसिस रहता था, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए इन्होंने मना किया और कहा कि ये जो रटंत प्रणाली है वो नहीं होनी चाहिए और पढ़ाई को सीखने के लिए जो है एक खुशी के लिए और एक ज्ञान के लिए और अपने जीवन में उस ज्ञान को उपयोग करने के लिए ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए। और पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। तो ये फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है कि जो आपका करिकुलम है उसे आप सिर्फ किताबों, आपने कि एक किताब पूरी कर ली, 2 किताब पूरी कर ली, वो ही आपका पाठ्यक्रम ना रह जाए। इसीलिए इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो फोर्थ पॉइंट है कि कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए। एक तो ये है कि जो भी आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाया जाए, लर्निंग बाय डूइंग पढ़ाया जाए, चाइल्ड सेंटर्ड किया जाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखा जाए। और जो आपका जो ये थर्ड पॉइंट था, ये पाठ्यचर्या जो है पाठ्य पुस्तक तक केंद्रित न रहकर बल्कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उसमें भी, जैसे बच्चा असेंबली से बहुत कुछ सीखता है, प्लेग्राउंड से बहुत कुछ सीखता है, लाइब्रेरी से बहुत कुछ सीखता है, फील्ड ट्रिप पर जाकर बहुत कुछ सीखता है। तो सिर्फ किताबों तक ही नहीं, किताब में तो लिखा है कि हाँ ताजमहल बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप उसे लेकर भी जाएं, आप उसे दिखाएं भी, यानी उसको पाठ्य पुस्तक से बाहर भी लेकर जाएं। तो ये वाली बात होगी। और कक्षा जो फोर्थ पॉइंट है वो ये कह रहा है कि आप जो क्लासरूम की जो टीचिंग है उसको भी आप क्या करें, एक्टिविटी बेस्ड आप उसे लर्निंग कराएं। और फिर फिफ्थ कह रहा है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए। ऐसा ना हो कि साउथ के लोग जो हैं सिर्फ साउथ की ही बातें करें या नॉर्थ इंडियन लोग नॉर्थ की ही बातें करें, जो ये हैं आपके ईस्ट वेस्ट जो लोग हैं ये अपने उसकी बात करें। तो ऐसा ना हो, बल्कि पूरे राष्ट्र की, पूरे भारत के प्रति जो हमारा एक नेशनल इंटीग्रिटी का ध्यान रखें और जो हमारे राष्ट्र के जो मूल्य हैं, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, जो आस्था है, वो बच्चा हमें तैयार करना है, जो कि पूरे देश के प्रति एक वफादार बच्चा हो, एक अच्छा नागरिक हो। इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो करिकुलम में इस तरीके की बातें रखी गई हैं कि बच्चा इन सब बातों को लेकर एक अच्छा नागरिक बन सके, ताकि हमारा देश जो है वो अच्छा बने और जो भी बच्चा निकले वो अपने देश को अच्छे से रिप्रेजेंट करने पाए। तो ये 5 मुख्य बातें थी, ये बहुत ही पूछी जाती हैं। और जो इसके जो सुझाव थे इस कमेटी के, तो वो इन्होंने इस तरीके से कहा कि शिक्षण सूत्रों जैसे जो हमारे टीचिंग मैगजीम्स थे, ये आपने पढ़े थे अभी पिछले सेमेस्टर में, तो शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जो बच्चे को नोन टू अननोन, जो उसे पता है वहां तक, वहां से फिर जो उसे नहीं पता है वहां तक की बात आपको उसे बतानी है। मूर्त से अमूर्त की ओर, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पहले उसे कॉन्क्रीट चीजें दिखाओ, पहले आप उसे मूर्त चीजें दिखाओ, उसके बाद आप उसे एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट की तरफ लेके जाओ। तो इनका आदि का जो है अधिकतम प्रयोग हो, यानी जो टीचिंग मैगजीम्स हैं उनका आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके अपने कंटेंट को, अपने कंसेप्ट को आप पढ़ा सकते हैं। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। अब आपको इतनी सारी जो है इंफॉर्मेशन, अभी हमने नेशनल वेबिनार किया, उसमें भी जो एक्सपर्ट थे वो बता रहे थे कि आपने किसी वेबसाइट से कोई चीज़ देखी या कोई चीज़ आपने डाउनलोड कर ली कि हाँ ये मुझे पढ़ना है आज, तो अगर आपने उसे डाउनलोड कर लिया या एक बार रीड आउट कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी नॉलेज हो गई या आपको उसका ज्ञान हो गया। तो सूचना, इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो किसी भी सूचना को ज्ञान नहीं मानना चाहिए। ज्ञान के अंदर बहुत एनालिसिस होता है, बहुत सिंथेसिस होता है, और आपको एक जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल पर जब आप किसी चीज को सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, तब जाके वो जो है नॉलेज बन पाती है। तो इसलिए सूचनाओं को जो है आप ज्ञान ना माने, ये इन्होंने ये बात कही। और विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। तो जो भी ये यशपाल जी ने अपना जो 1992 में लर्निंग विदाउट बर्डन का जो कंसेप्ट दिया, जो इसमें एजुकेशन विदाउट बर्डन की जो है एजुकेशन ऐसी हो, लर्निंग ऐसी हो जिसमें बर्डन ना हो। तो ये चीज़ वही है कि
आपको मोटी-मोटी किताबों पे ज़्यादा वो नहीं ध्यान देना है या उस पे ज़्यादा महत्व नहीं देना है। और इसी को उन्होंने कहा कि जब आप बुकिश हो जाते हैं तब फिर वो जो पूरी शिक्षा प्रणाली है वो असफल हो जाती है। फिर मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वरन वातावरण देकर स्थापित किया जाए। आप जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, वैल्यू एडेड जो एजुकेशन है, तो इसको क्या करना है आपको, ये इसको आपको उपदेश देकर नहीं, भाषण देकर कोई नहीं सीखता बच्चा, बल्कि आपको इमिटेट करता है। आपको एक एग्जाम्पल बनना है, आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को देना है कि वो बच्चा अपने आप उन जो आपके जो मूल्य हैं, आपकी जो वैल्यूज हैं, उनको सीख सके। तो ऐसा वातावरण आपको देना है, ये 4th पॉइंट कह रहा है। और 5th पॉइंट कह रहा है कि अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है। अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। एक तो ये है कि आपने रट लिया और आपने रट के जो है 100% आप मार्क्स लिया या 98-95% मार्क्स लिया। दूसरा बच्चा ये होता है, आपने 3 इडियट मूवी भी देखी होगी कि किस तरीके से कुछ बच्चे हैं जो कि रटने पे बल दे के 99% ला रहे हैं, और वहीं आमिर खान का जो रोल था वो अपने प्रैक्टिकल लेवल पर इनोवेटिव विचारों के साथ वो आते हैं, और किस तरीके से उन्होंने, और फिर जो वो वहाँ का जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो उनके यहाँ नौकरी करने आता है। तो जो मौलिक चिंतन है, जो एक आपका एक नया विचार जो है, एक आपका जो खुद का विचार है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो टीचर को जो है ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो नए-नए विचारों के साथ आपके सामने आते हैं, बल्कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ अनोखा होता है। तो हर बच्चे को आपको ऐसा मौका देना चाहिए, ताकि वो अपनी एक जो है मौलिक चिंतन के साथ आपके समक्ष आने पाए और अपनी बातों को आपके सामने रखे। तो और 6th पॉइंट कहता है कि अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। अभिभावकों को भी, पेरेंट्स को भी ये देखा जाता है कि वो अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा बोझ देकर रखते हैं कि आपको डांस क्लास में भी जाना है, आपको स्पोर्ट्स में भी जाना है, आपको पेंटिंग भी करनी है, आपको एग्ज़ाम भी अच्छा पास करना है। तो ये एनसीएफ कह रहा है कि बच्चों के ऊपर इतने ज़्यादा आप ना डालें, बर्डन ना डालें, और उसे बिल्कुल भी एक्सपर्ट वो बच्चा आपका बन जाए, ऐसा भी ना करें। उसे अपने जैसे उसे प्रकृति ने, जैसा उसे ईश्वर ने बनाया, उसे अपने हिसाब से उसे डेवलप होने दें। हाँ, आप उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं, उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये सारी बातें इन्होंने बताई। फिर 7th पॉइंट कहता है कि बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना, यानी स्कूल में भी वो तनाव में ना रहे, और जो उसका जो घर है या उसका पीयर ग्रुप है या उसकी जो सोसाइटी है, वहाँ पर भी उसको जो है एक स्ट्रेस फ्री वातावरण दिया जाए। इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आजकल वैसे ही बहुत स्ट्रेस है, तो बच्चों को माइंड की ट्रेनिंग देना भी बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से माइंडफुलनेस वो हो, और अपने जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को भी वो ठीक रखने पाए। 8th पॉइंट कहता है कि कक्षा में शांति का नियम बार-बार ठीक नहीं, अर्थात जीवंत कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब बार-बार यही कहा जाता है बच्चों शांत हो जाओ क्लास के अंदर, लेकिन वो जब ज़्यादा के छोटे बच्चों के लिए स्पेशल ये बात कही गई है, तो आप जब अगर उन्हें मौका ही नहीं देंगे, तो फिर वो उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा हमें नहीं करना, जबकि एक जो लाइवली क्लास होती है, एक जो उत्साहित कक्षा होती है, उसमें कहीं न कहीं नॉइज़ आती ही है, तो आपको उसको जो है एक्सेप्ट भी करना है और उसको एप्रिशिएट भी करना है, और उसको आगे लेकर भी चलना है, और उनकी जो बच्चों की क्यूरियोसिटी है उसको भी आपको शांत करना है। 9th पॉइंट कहता है कि सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। तो जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप कराते हैं, तो उनके साथ उनके अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, उनके पेरेंट्स को भी जोड़ा जाए। आपने देखा होगा कि जब स्कूल से बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए घर पे कोई लेटर आता है या कोई
मैसेज आता है कि आपका बच्चा एक खेल में पार्टिसिपेट कर रहा है या एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो माता पिता कितने उत्साहित हो जाते हैं कि आज मेरा बच्चा जो है ये प्रोग्राम करने जा रहा है। तो इससे क्या होता है, देखिए वो बच्चे की सफलता में कहा जाता है कि दो ही लोग बहुत खुश होते हैं, एक उसके माता पिता और एक उसका टीचर। यही दो लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे भी बहुत आगे जाए। तो जब भी आप कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ करा रहे हैं और उनका बच्चा अगर उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अभिभावकों को इसमें ज़रूर जोड़ा जाए, ताकि अभिभावकों की सहभागिता इसमें हो, और अगर वो भी कुछ इसमें आपको सजेशन देना चाहते हैं तो उनका भी वेलकम किया जाना चाहिए। तो इसीलिए आपने देखा होगा स्कूल्स में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जा रहा है, पेरेंट्स डे मनाया जा रहा है, मदर्स डे मनाया जा रहा है। ये क्यों? ताकि स्कूल और जो होम है, जो बच्चों का घर है, जो बच्चों के अभिभावक हैं, उनको मिलजुल कर ये लोग जो हैं बच्चे के अच्छे ग्रो ऑल राउंड डेवलपमेंट में काम कर सकें। 10th पॉइंट क्या कहता है? समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। तो वही है कि जो समुदाय है आपका, जो आपका जो कहते हैं सोसाइटी है, वो भी किस तरीके से, जो वहाँ के अगर कुछ अच्छे आपकी सोसाइटी में अच्छे जाने माने लोग हैं, तो उनको भी आप अपने यहाँ इनवाइट कर सकते हैं, उनको भी एक ताकि वो आपके स्कूल को मोटिवेट कर सकें, आपके बच्चों को मोटिवेट कर सकें। तो इस तरीके से आप जो है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। फिर खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए है। अब क्या है कि आप जो भी खेल करा रहे हैं, जो भी गेम्स कराते हैं, तो उसका मकसद आपको एंजॉय करना है और एक वी फीलिंग की भावना को डेवलप करना है। तो आप इस भावना को साथ लेकर चलें, जबकि इसका मकसद ये नहीं है कि आपको कोई रिकॉर्ड तोड़ना है या आपको जो है ऐसा कोई कंपटीशन की बहुत ज़्यादा फीलिंग ना हो, कोई बैड कंपटीशन की फीलिंग ना बच्चों में है, बल्कि बच्चों में एक वी फीलिंग आने पाए और वो बच्चा एंजॉय करने पाए उस चीज़ को। तो आजकल भी लॉकडाउन का समय है, तो आप अगर छोटे बच्चों से जुड़े हुए हैं, आपके परिवारों में बच्चे हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हैं कि जो खेल हैं उनको आनंद के लिए, जॉयफुल के लिए, वी फीलिंग के लिए आप उनको मौका दे सकते हैं। फिर बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ये लगभग सभी कमीशंस ये कहते हैं कि जो बच्चों की पढ़ाई है वो मदर टंग में होनी चाहिए। उससे बच्चा क्या है, अपने आप को ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है और ज़्यादा सीखता है। तो मातृभाषा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में इसका उपयोग करें। तो जितनी भी टीचिंग लर्निंग जो आपके परिस्थितियाँ हैं, एनवायरनमेंट है, उसमें इसका प्रयोग ज़रूर करें आप मातृभाषाओं का। तो पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। तो बच्चे अपनी पसंद से कार्टून की कोई देखना चाहते हैं, अपनी पसंद से चुनना चाहते हैं, तो आप उन्हें मौका दे सकते हैं। फिर वे पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं जो अंत्य क्रिया का मौका देती हैं। तो जो भी बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, अगर वो अच्छी मानी जाती हैं, जो कि बच्चों में इंटरेक्शन का मौका देती हैं और जो उनमें एक क्यूरियोसिटी जागृत करती हैं, ताकि बच्चा जो है पढ़ने के बाद अपने टीचर से कंसर्न करे और अपने जो भी उसके सीनियर्स हैं उनके साथ वो बातचीत इसके ऊपर कर सके। कल्पना व मौलिक लेखन के अधिक अवसर प्रदान कराएं। यानी एनसीएफ ने कहा कि आपको इमेजिनेशन पावर बच्चों की बढ़ानी है, उनका जो मौलिक लेखन है, जो उनकी क्रिएटिव राइटिंग है, जो उनका तो वो उनका उसको आपको अधिक अवसर देने हैं, ताकि वो अच्छे लेख लिख सकें, कविता लिख सकें और कोई कहानी लिख सके, ताकि उसकी जो इमेजिनेशन पावर है वो उसमें यूज हो सके। फिर सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग करना चाहिए। आपको पनिशमेंट या जो पुरस्कार है, जो गिफ्ट है, तो ये इसकी भावना को बहुत ही कम लिमिटेड रूप में प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को मोटिवेट ज़्यादा करना चाहिए। किसी भी काम, बच्चा कोई भी काम इसलिए ना करे कि उसे सजा मिलेगी या उसे कोई पुरस्कार मिले, बल्कि उसको जो है प्रेरित करें कि वो अच्छा काम करे और उसको कोई भी साइकोलॉजिकल कोई बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर बच्चों के अनुभव और स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। जो बच्चों के अनुभव हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। फिर जो भी आपके कल्चरल प्रोग्राम्स हैं उनको मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध का प्रश्रय दें। यानी अब हमने जब पूरे भारत को
एक सूत्र में बांधने की बात करी है, तो अब साउथ का कुछ और कल्चर है, नॉर्थ का कुछ और कल्चर है, ईस्ट वेस्ट का अलग कल्चर है, तो आपको उन कल्चर में क्या खूबसूरती है, क्या वहाँ के डांसेस हैं, क्या वहाँ का लोक नृत्य है, क्या लोक संगीत है, क्या वहाँ पर चलता है, तो उन सबको एक एस्थेटिक फीलिंग के साथ, एक रेस्पेक्ट फीलिंग के साथ आप उन कल्चरल एक्टिविटीज में अपने बच्चों को जो है प्रोत्साहित करें उन्हें देखने के लिए, तो उनका ऑल ओवर राउंड डेवलपमेंट होगा। तो शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन की सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। पहले क्या होता था कि एग्जाम जो है सिर्फ 2 बार होते थे, या तो हाफ ईयरली होता था या फिर एनुअल एग्जाम होता था। तो इस चीज को इन्होंने करने के लिए ऐसा कहा कि कॉन्टिन्यूअस जो है वो इवैल्यूएशन चलता रहना चाहिए। हर चैप्टर के बाद, हर यूनिट के बाद जो है टीचर उसको बराबर इसको इवैल्यूएशन करती रहे, उसका असेसमेंट करती रहे। आपने देखा भी होगा कि कोविड-19 के प्रभाव से जो आजकल जो बच्चों को प्रमोट किया गया वो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बेस पर ही किया गया। और अगर हम फाइनल एग्जाम के चक्कर में रहते तो फाइनल एग्जाम तो हो ही नहीं पाता और हो ही नहीं पाया। इसीलिए जो भी उनकी प्रीवियस जो उनकी रिपोर्ट थी उसके बेस पर फिर उन्हें प्रमोट कर दिया गया। तो इसलिए उन्होंने कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात इन्होंने कही। और शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय समय पर पहुंचाया जाए। टीचर्स की जो प्री सर्विस ट्रेनिंग तो है ही है, इन सर्विस ट्रेनिंग भी टीचर्स को दी जानी चाहिए, ताकि वो प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, ताकि वो अपने आप को जो भी नई बातें चल रही हैं उसको अपने आप को अपडेट कर सके और आगे बढ़ सके। फिर एनसीएफ 2005 के अध्याय 3 में स्कूली पाठ्यचर्या के 4 सुपरिचित क्षेत्रों, यानी जो जो क्लासरूम में या सिलेबस में किस तरीके की चीजें हों, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उन पर महत्वपूर्ण बातें बताई गई, जिसमें जो उन्होंने कहा कि भाषा के ऊपर गणित और विज्ञान, समाज विज्ञान यानी सोशल जो साइंस है, एसएसटी है, में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव दिया गया, जो इस प्रकार है कि जब भी आप भाषा पढ़ाएं तो भाषा पढ़ाते समय एनसीएफ कहता है 2005 बता रहा है कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या बातें हैं वो, कि लिखने, बोलने, सुनने और पढ़ने, जब भी आप भाषा पढ़ाएं तो इन 4 कौशलों पर आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो जो कि किस तरीके से सुना जाए, बोला जाए, पढ़ा जाए और लिखा जाए। तो इनकी भाषिक क्षमताएं जो है स्कूल के सभी विषयों और अनुशासनों के शिक्षण से विकसित होती है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक बच्चों के ज्ञान निर्माण में इनकी बुनियादी महत्व को समझना आवश्यक है। तो इन सारी चीज़ों, इन चारों स्किल्स को आपको बहुत अच्छे से बच्चों में डेवलप करना है, ताकि वो आगे की जो उसके सब्जेक्ट की नॉलेज है उन्हें भी बहुत अच्छे से समझने पाए। त्रिभाषा फॉर्मूले को पुनः लागू किए जाने की जरूरत। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इसमें मोटी मोटी बात यह है कि 100 बच्चे को मातृभाषा जरूर पता होनी चाहिए, एक क्षेत्रीय भाषा उसको पता होनी चाहिए, जिसमें भारत की कोई भी भाषा हो सकती है, तो उसमें एक क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, और उसमें से वो जो 22 हमारी भाषाएं हैं उनमें से कोई भी एक भाषा ले सकता है। और तीसरी भाषा जो है एक विदेशी भाषा भी होनी चाहिए, जिसमें कि अंग्रेजी भाषा वो हो सकती है। तो इस तरीके से 3 भाषाएं कम से कम बच्चा एक जो है वो सीखने पाए। तो एक उसकी मातृभाषा और भारतीय भाषाओं में से कोई एक भाषा, और एक उसको जो विदेशी भाषा है उसमें अंग्रेजी या और भी कोई फ्रेंच, जर्मन, उनमें से कोई भी एक। जैसे आपने देखा कि आजकल बहुत सारी जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं वो सीखी जा रही हैं, तो उसमें से ले सकता है। तो अंग्रेजी को अन्य भारतीय भाषाओं के बीच स्थान दिए जाने की आवश्यकता है। तो वही जो मैंने अभी आपको बताया कि इंग्लिश को आपको अन्य भारतीय भाषाएं जो है उसमें स्थान दिया जाए, या विदेशी भाषा में। भारतीय समाज की भाषात्मक प्रवृत्ति को स्कूली जीवन की समृद्धि के लिए संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। अब जैसे जॉन डीवी ने कक्षा को एक लघु समाज बताया है ना, मिनी सोसाइटी बताया। मिनी सोसाइटी का मतलब कि जो सोसाइटी में है वही क्लास के अंदर है, तो जो उस सोसाइटी में जितनी भाषा के लोग रहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्लास में भी उतनी ही भाषा के बच्चे होते हैं। तो आपको उनको एक बर्डन नहीं समझना है कि इसमें तो इतने सारे लैंग्वेजेस के बच्चे हैं।
तो इसमें तो साउथ इंडियन वाले बच्चे भी आ गए या नॉर्थ इंडियन भी बच्चे आ गए, नॉर्थ ईस्ट के भी बच्चे आ गए। तो आपको बल्कि क्या करना है, वो एक समृद्ध है, एक आपके पास भाषा का एक बहुत अच्छा सोर्स है भाषाओं को सीखने के लिए। आप उन बच्चों से आप उनकी भाषा के थ्रू आप उनकी संस्कृति को सीख सकते हैं, और वो बच्चे कनेक्टेड फील करते हैं कि हाँ, मुझे इम्पोर्टेंस दी जा रही है और मेरे कल्चर को समझा जा रहा है। तो ये उन्होंने कहा कि बहुभाषा को आपको बहुत अप्रिशिएट करना है, और आप जानिए कि बहुत नॉलेज मिलती है। अगर आप जितनी भाषाओं को जानेंगे, आप उतने ही विद्वान होंगे, क्योंकि भाषा हमेशा संस्कृति को लेकर चलती है। तो ये बात थी। और गणित को उन्होंने कहा, मैथ्स के लिए उन्होंने कहा कि गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य गणितीकरण यानी तार्किक ढंग से सोचने और जो इस तरीके की जो योग्यता, रेशनल और रीजनिंग वाली जो पावर है, तो होना चाहिए। वो आपके जो मेंटल एक्सरसाइज है वो होनी चाहिए, ना कि गणित का ज्ञान जो है आपको एक ऐसा रटी रटाई बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप जो है आपका जो चिंतन है वो अच्छा होने पाए, ऐसी बात होनी चाहिए। तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। और गणित की शिक्षा से बच्चों की तर्क, सोचने की, अमूर्तनों के निर्माण तथा दृष्टिकरण क्षमताओं एवं बच्चों के में समस्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो क्षमता है, वो भी गणित के माध्यम से आप बच्चों के अंदर कर सकते हैं। और विज्ञान के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि विज्ञान की भाषा, प्रक्रिया एवं विषय वस्तु विद्यार्थी की उम्र और उसकी ज्ञान की सीमा के अनुकूल होनी चाहिए। तो जो विज्ञान की भाषा है, तो वो जो उसकी उम्र है बच्चे की, उसके हिसाब से, और जितना उसकी जो उसका ज्ञान की जो सीमा है, अगर प्राइमरी में है तो उसको कितना देना है, और अगर मिडिल क्लास में तो उसे कितना देना है, और सेकेंडरी में तो कितना देना है, तो उसके उसके हिसाब से वो कितना उसकी पावर है रिसीव करने की, उसके हिसाब से आपको नॉलेज देनी है। और इसमें भी क्या कह रहा है कि विज्ञान को प्रैक्टिकल लेवल पे आपको करना है, और जो उसकी रचनात्मकता और जो जिज्ञासा है, उसको उसकी जिज्ञासाओं को शांत करना है, और आपको ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि बच्चा जो है अपनी जो साइंटिफिक उसका एटीट्यूड है वो डेवलप होने पाए। और पर्यावरण की जो चिंताएं हैं उसके प्रति भी आपको साइंस के विषयों के साथ बच्चों को मोटिवेट करना है और जागरूक करना है। एसएसटी के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, सोशल साइंसेस के लिए यहाँ पर कहा गया है कि इस चीज को समझना है और इसे रटने की सामग्री नहीं बनाना है, बल्कि जो सामाजिक मुद्दे हैं उसके ऊपर इन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने की और आलोचनात्मक रूप से जो है क्रिटिकल थिंकिंग के अवसर बच्चों को देने चाहिए। और जो राष्ट्र की जो चिंताएं हैं, जैसे जेंडर जस्टिस की बात है, या ह्यूमन राइट्स की बात है, या जो लोग बिल्कुल डिप्राइव्ड लोग हैं, और आपके अल्पसंख्यक लोग हैं, तो इन सब के प्रति जो आपको एक संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है, वो डेवलप करनी है। और एक क्योंकि एसएसटी के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं, और एक इंटीग्रेशन है उन सब के बीच में, तो उस चीज़ को लेते हुए आपको पढ़ाना है कि कैसे उस जो एसएसटी है वो किस तरीके से भाषा से भी जुड़ी हुई है, विज्ञान से भी जुड़ी हुई है, समाज से भी जुड़ी है, अर्थशास्त्र से भी जुड़ी हुई है। तो इन सब बातों को लेते हुए आपको जो है सोशल साइंसेस को पढ़ाना है। और जो नागरिक शास्त्र है, वो शास्त्र को राजनीति शास्त्र में तब्दील कर दिया जाए, तथा इतिहास को बच्चे की अतीत व नागरिकता की पहचान की अवधारणा पर प्रभाव डालने विषय के रूप में पहचाना जाए। एक वो अच्छा बच्चा बन पाए और अच्छा एक जो है सिटीजन बनने पाए, और इस तरीके से उसको आपको ये सारे विषय पढ़ाने हैं। और ये कहा जा सकता है कि जो एनसीएफ 2005 है, उसने स्कूली व्यवस्था और दूसरे नागरिक समूहों के बीच सहभागिता की सिफारिश करता है, जिसमें गैर सरकारी संगठन जो एनजीओज हैं और शिक्षक संगठन शामिल हैं। पहले से ही मौजूद जो नवाचार हैं, उनके अनुभवों को मुख्य धार का स्वरूप देने की जरूरत है। और आज जो भी सर्वव्यापीकरण में निहित जो चुनौतियां हैं शिक्षा की, उनको लेकर सजग बनाना है, और बच्चों को जो राज्य और बच्चों को लेकर काम कर रही सारी एजेंसियां हैं, उनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो पाए, जिससे कि जो हम बच्चों को कुछ अच्छा दे पाएँ। तो इन सारी बातों को लेकर एनसीएफ 2005 ने बात की थी। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो चैप्टर है एनसीएफ 2005 वो पूरा होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एनसीएफ 2005। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।